हाँ, तो अब इससे पहले जो भी बताया था सारी चीज़ें क्लियर है। क्या बताया था इससे पहले? इससे पहले बताया था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड लॉ, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ नहीं किया था, एक साथ ही सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, तो आज का हमारा जो टारगेट है, टारगेट देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आज हमें करने। बैठ जाओगे? हाँ, आज का हमारा टारगेट क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन लीनियर मोमेंटम, कॉलिजन है, उसके बाद है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब एंड रॉकेट प्रोपल्सन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के, इसको मिस नहीं करोगे, ध्यान से सुनोगे। ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहला क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम हमें पता है कि मोमेंटम क्या होता है, बताया मोमेंटम क्या होता है, बताओगे क्या होता है मोमेंटम? एंड मास। ठीक है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। ठीक है, अगर कोई मास है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, उसमें क्या आएगा? मोमेंटम आएगा। ठीक है, मोमेंटम आएगा, और मोमेंटम की वजह से क्या होता है, हमने देखा है कि फोर्स भी लगता है, या फिर जो फोर्स का कारण होता है वो भी क्या होता है? मोमेंटम ही होता है। अगर बॉडी मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या, या तो फोर्स लगेगा। हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखा था, जहां पर हमने क्या देखा कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगता है तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं वहां पर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। हाँ, तो अब हम वहां पर देख चुके हैं, अगर कोई कोई बॉडी है, उस पर हमने क्या किया? फोर्स लगाया हुआ है, उसके उस पर हमने फोर्स लगाया, तो क्या होगा इसकी? कि मूवमेंट होगी। इस पर अगर हमने फोर्स लगाया, इसका मोशन होगा। ऐसे रिएक्शन नहीं दोगे, ये लास्ट वार्निंग है। एम, इस पर अगर हमने मान लो पुल किया या पुश किया तो क्या करेगा? ये मोशन करेगा। मान लो यहाँ तक आ गया ये। ठीक, ये हमने एफ लगाया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने देखा था। ठीक है, ये एम है, मान लो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी यू है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, और यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी फोर्स लगाने के कारण से भी हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या देखा था कि इसका जो इनिशियल मोमेंटम है, पी आई है, वो क्या था? पी आई क्या होगा? एम इंटू यू। और यहाँ भी इसका इनिशियल मोमेंटम क्या आया था, सॉरी फाइनल मोमेंटम क्या आया था? पी एम इंटू वी आया था। और इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना टाइम लगा था? टी टाइम लगा था। तो हमने एफ के लिए देखा था, क्या आया था? एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टी, जहाँ पर आ गया था एम वी माइनस यू बाई टी, और ये हो गया है हमारा एम इंटू ए। इस तरह से हमने देखा था। ठीक, तो अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे, लगभग इसी तरह से है। वो क्या है, हम उसको देखते हैं। अब देखो क्या कहता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ टू और मोर बॉडीज एक्टिंग एक्टिंग क्या है? ये एक्टिंग है वहां पे। Acting upon each other remains constant unless an external forces is applied। ठीक है, अगर दो से अधिक, या दो से एक्स्ट्रा बॉडीज आपस में मिले या कॉलिजन करे या कुछ भी करे, तो उसका जो मोमेंटम है ना, कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है, अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो। ठीक है, या अप्लाई नहीं होता है तो, अगर हमने उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, तब उसका मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि उसका मतलब हुआ कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा। जैसे मान लो कि हमने किसी बॉडी को हमने किसी इस बॉडी का मास m रखा,
या फिर इसको मान लो कि हमने 1 kg का बॉडी लिया, 1 kg का बॉडी लिया और इसको 2 मीटर पर सेकेंड से फेंका। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा हमारा m/v। m/v मतलब क्या? 1 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 2 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वहीं जब इसको फेंका तो ये एक्सेलरेट करते हुए इसकी वेलोसिटी हो जाती है, मास तो वही रहना है 1 kg का, और वेलोसिटी मान लो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो फाइनल मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 kg मीटर पर सेकेंड। ये तो एक सिंगल बॉडी के लिए है जो तुमको दोनों अलग अलग दिखेगा, ठीक है। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा वो भी तुम निकाल लोगे। लेकिन अगर सिस्टम ऑफ मासेस हो, सिस्टम ऑफ मासेस का मतलब जहां पर कॉलिजन वगैरह हो रहा है, ठीक है, जहां पर दो या दो से ज्यादा मासेस है वहां पर कॉलिजन होता है। जैसे मान लो दो बॉल है, दो बॉल आपस में टकराया तो उसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये सारी चीजें उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो कंजर्वेशन लॉ जो है वो सिस्टम ऑफ मासेस के लिए डिफाइन होता है, ठीक। अब हम मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि क्या होता है। हम क्या करते हैं, दो बॉडी लेते हैं, दो बॉडी लेते हैं और दोनों बॉडी को कोलाइड करवाते हैं, या फिर नहीं भी कराते हैं, या हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दो बॉडी ले लेते हैं। एक बॉडी हमारा ये है m1, यहाँ नहीं, यहाँ इसका मास है m1। इसको मैंने u1 वेलोसिटी से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी m1 का u1 है। उसके बाद दूसरी वेलोसिटी, दूसरी मास हमने लिया m2, और इसको इनिशियल वेलोसिटी u2 से इस डायरेक्शन में भेजा, इस डायरेक्शन में भेजा। ये इधर की तरफ जा रहा है, ये भी इधर की तरफ जा रहा है, ठीक। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं कहता हूं u1 ग्रेटर देन u2, तब क्या होगा? तब क्या होगा? इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये कोलाइड करेगा क्या? हाँ, सेम डायरेक्शन में जा रहा तो कॉलिजन होगा। जैसे तुम ही रोड पे चल रहे हो, तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है, आगे वाले की कम है, तो तुम आगे वाले को ठोक दोगे? हैं? क्यों, साइड से नहीं जा सकते हो? ठोकना जरूरी है? लेकिन यहाँ पर साइड से जाने का कोई चांस नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा कोलाइड करेंगे। वो रोड है, रोड पे बहुत जगह रहती है इसीलिए हम साइड से निकल लेते हैं। यहाँ पर क्या, हम कॉलिजन करवाएंगे। तो ये क्या है, बिफोर कॉलिजन। ये है भाई, हाँ सर, हैं? अच्छा, ब्रेक भी मार सकते हैं बिफोर कॉलिजन। ये बिफोर कॉलिजन का है। उसके बाद जब कॉलिजन होगा तब क्या होगा, दोनों बॉडी इस तरह से रहेगा। कॉलिजन हुआ, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। और ये एट द टाइम ऑफ कॉलिजन क्या होगा, दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा। ये इधर से जाने वाला बॉडी उस पर इस तरह से फोर्स लगाएगा और वो इस तरह से फोर्स लगाएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। हाँ, हो सकता है ये इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये इसका अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा, तो ये फोर्स भी ज़्यादा लगाएगा। अगर मान लो कि दोनों का सेम वेलोसिटी होता तो वो तो मिलता ही नहीं, वो जब दोनों सेपरेट था। तो जब वो पास आया, एक की वेलोसिटी ज़्यादा थी, एक की कम थी, तो ये क्या हुआ, कॉलिजन किया। कॉलिजन किया, इसने इस पे ज़्यादा फोर्स लगाया और ये क्या करेगा, इसको इधर की तरफ लेके चल देगा। चलेगा तो क्या होगा, दोनों में सेपरेशन होगा। सेपरेशन होगा, एक हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी संभव है। हो सकता है कि ये वाला जो मास है यहीं पर रुक जाए और ये वाला मास उसकी वेलोसिटी लेके चल जाएगा। तो ये कॉलिजन का एक टाइप होता है जो आगे हम बात कर लेंगे, इलास्टिक और इन इलास्टिक कॉलिजन की बात करेंगे। तो अभी हम मान लेते हैं कि दोनों दोनों क्या करेगा, अलग अलग वेलोसिटी से ये चल देगा। तो हम मान लेते हैं क्या कि m1 जो है यहाँ पर आफ्टर कॉलिजन ये क्या करेगा, v1 वेलोसिटी से जाएगा, और m2 जो है ये v2 v2 वेलोसिटी से इधर की तरफ चल देगा। तो बिफोर, अभी यहाँ इसको नहीं लिखते हैं। उसके बाद बिफोर कॉलिजन ये यहाँ रहेगा और ये यहाँ रहेगा। ये m1 है, ये m2, और ये इधर v1 से जाएगा और ये v2 से जाएगा। ये क्या हो गया, बिफोर कॉलिज, ये आफ्टर कॉलिजन हो गया। आफ्टर कॉलिजन
आफ्टर कॉलिजन ऐसा सीन रहेगा वहाँ का। अब देखो यहाँ पर अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं ना, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि बिफोर और आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, अगर इस सिस्टम की बात करें, इस सिस्टम की अगर बात करें, इस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम की अगर बात करें तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इस सिस्टम का क्या होगा, इस सिस्टम के मोमेंटम के बराबर होगा। दोनों का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका जितना मोमेंटम होगा सेम मोमेंटम इसका भी होगा, चाहे चाहे इसकी m1 की वेलोसिटी कम हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये क्या करेगा, ये उससे ज़्यादा, ये क्या करेगा, उसको मेंटेन कर लेगा। और इतना कर लेगा कि इसका टोटल मोमेंटम जो था बिफोर कॉलिजन, वो क्या होगा, इसके टोटल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो हम उसी पर अभी क्या करेंगे, बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन of the system is equal to the final momentum of the system। ठीक है, तो ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ कि इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन जो है वो फाइनल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, पी पी इनिशियल, पी आई का मतलब है इनिशियल मोमेंटम, पी आई का मतलब है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू पी एफ। ठीक है, पी आई इक्वल टू पी एफ। इसके बाद और लिख देता हूँ, उसके बाद तुम लोग अपना छाप लेना। हाँ, छाप लेना। तो अभी क्या आया, पी आई इक्वल टू पी एफ आया। तो अब देखो, पी आई इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द कौन से सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं इस सिस्टम की बात कर रहा हूं। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा m1 u1 प्लस m2 u2। इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, जितने भी मासेस है उसका मोमेंटम का एडिशन। ठीक है, इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन जो इसका मोमेंटम आएगा, इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी प्लस इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी कर दोगे। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे, यहां पर क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, यही कहता है कंजर्वेशन का लॉ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। चाहे कोई भी सिस्टम हो, तो इसी तरह से उसका लॉ काम करता है। इसी पे मैं अगर एक क्वेश्चन करूं, तो क्वेश्चन इस पर देखता हूं है कि नहीं, नहीं है।
तो क्वेश्चन करेंगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा। अब इसको नोट कर सकते हो आराम से। नोट कर लो इसको। तुम भी नोट कर लो। हाँ हाँ। नहीं नोट करोगे तो मिठाई नहीं मिलेगा। लगता है तुम्हारे लिए ना स्पेशल पीटीएम करवाना होगा मुझे। अरे 2-3 मिनट और पन्ने उल्टाओ उसके बाद लिखना। अभी क्या ही लिखोगे। हाँ। और 4-5 उल्टाओ देखो। 3-4 मिनट और खपत हो जाएगा, उसके बाद मैं अगला स्लाइड करूँगा, तुम कहोगे सर आप तो स्लाइड बदल दिया, अब क्या करें, लिख के छोड़ ही देते हैं। ऊपर वाला उसके दिमाग में ऐड हो गया। हो गया ना। हाँ मैंने देखा तुमको लिखते हुए, पूरा लिख लिया है, सबसे जो अच्छा लड़का है तुम। सब लिखता है, एक पॉइंट नहीं छोड़ते हो तुम। अगला पेज तो तुम आराम से लिखोगे, वो तो 1 सेकंड का काम है। हो गया क्या? दिख रहा है, हो गया तुम्हारा। हो गया। बड़े आगे। मुझे लगा ये स्लो, तो इससे ज़्यादा तो स्लो तुम हो गए हो हैं। कुछ बगल वाले से भी छापने में भरोसा रखा करो। इसको लिखो।
अगर जैसे देखो अभी यहाँ पर 2 मास था ना, अगर मान लो 3 मास होता तो क्या होता? यहाँ तो हमने 2 मास लिखा, अगर 3 मास होता तो 3 मास में क्या करते तुम? ये M1 M2 M3, M1 M2 M3, ये U1 U1 U2 U3, और ये कॉलिजन हुआ। ठीक है, कॉलिजन के बाद ये इस तरह से जाएगा, M1 M2 M3, ये V1 V2 V3 इस तरह से जाएगा। तब इसका क्या लिखोगे? PI इक्वल टू PF होगा। हाँ, तो PI क्या होगा? M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस M3 U3 प्लस इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, इसी तरह से लिख देंगे। ठीक है। हाँ, अगर मान लो, अगर मान लो एक चीज़ और होता, इक्वल टू जीरो कर देता, इक्वल टू जीरो कर देता, तब क्या लिखोगे? तब भी हम वही लिखेंगे, PI इक्वल टू PF लिखेंगे, और M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस M3 U3 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 करते, और उसके बाद हमें मालूम है कि भाई ये क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो जीरो थी। ठीक है, ये ज़ीरो हो गया तो क्या होगा? M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, ये इसका इक्वेशन निकल जाएगा। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, वैसे छोड़ दे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखो क्या है, वही चीज़ है, सेम चीज़ जो मैंने भी बताया था, वही है कि हम जितने भी मासेस ले ले, वो उसी तरह से इक्वेशन आता चला जाएगा। ये वाला जो इक्वेशन है, PI इक्वल टू PF, हम करेंगे और सारे इक्वेशंस बनते चले जाएंगे। वही है, M1 है U1 है M2 है U2 है, ये इस पे F1 इधर लगाएगा, F2 इधर लगाएगा। ठीक है, उसके बाद M1 V1 M2 V2। ठीक, और ये इसका इक्वेशन होता है, समीशन ऑफ MI VI इंटू 1 इक्वल टू समीशन ऑफ MI VI 2। इसका मतलब हुआ कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो जैसे अभी मैं लिख रहा था ना, इसका मतलब हुआ कि जैसे M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस M3 U3 डॉट 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 इक्वल टू, यहाँ पे MN UN इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस डॉट 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 MN VN। तो जितने भी मासेस हों उसको इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ के हिसाब से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस साइन का मतलब होता है समेशन। ठीक है, समेशन ऑफ M1 U1 प्लस M2 U2, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। ठीक, इसको अगर लिखना ही है तो लिख ही दूं मैं पूरा, MI M1 MI UI 1 इक्वल टू समेशन ऑफ MI VI ऑफ 2। इसको इस तरह से हम लिखते हैं। नहीं, वहाँ पे यूरो रखो, इनिशियल मोमेंट इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, अब है आगे कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब टक्कर। टक्कर कितने टाइप के होते हैं? देखो, अगर हम ऐसे टक्कर देखते हैं तो बहुत टाइप के टक्कर होते हैं, लेकिन हमें पढ़ने हैं 2 टाइप के। कॉलिजन में 2 टाइप के टक्कर होता है, दो कॉलिजन में 2 टाइप के कॉलिजन होता है। एक होता है इलास्टिक, दूसरा होता है इनइलास्टिक। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या है, और इनइलास्टिक कॉलिजन का मतलब, दोनों अलग अलग होता है। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब होता है कि अगर मान लो कि ये टक्कर होता है, टक्कर होने के बाद जो इसका एनर्जी है, या काइनेटिक एनर्जी जो उसका होता है,
आफ्टर कॉलिजन और बिफोर कॉलिजन कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, या ये कहो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होता है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों का सेम रहता है, और एनर्जी भी कंजर्व रहता है, एनर्जी भी इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों की बराबर रहती है। उसी बेसिस पे हम बहुत सारे सवाल भी करेंगे, जो आगे आएगा तो हम देख लेंगे सवाल किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो कॉलिजन जो है हमारे, एक होता है डायरेक्ट कॉलिजन, एक होता है ऑब्लिक कॉलिजन। डायरेक्ट कॉलिजन का मतलब है कि जैसे देखो, हमने कॉलिजन किया, एक स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी था, जो दो बॉडी इस तरह से मूव कर रहा था, इस तरह से मूव कर रहा था, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, इसका m1 है, ये m2 है, दोनों इधर की तरफ मोशन कर रहा था। ये क्या किया, इसको इससे कॉलिजन किया। कॉलिजन करने के बाद हो सकता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है डायरेक्ट कॉलिजन में, हो सकता है ये मास इसको क्या करे, अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर दे। पूरी एनर्जी ट्रांसफर करने का मतलब है कि इसके पास जो u1 वेलोसिटी है और u2 वेलोसिटी इसके पास है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसी को मालूम है क्या? क्या होता है? हाफ m v u स्क्वायर या v स्क्वायर, कुछ भी, वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ m m1 u1 स्क्वायर, वो हो सकता है ये इसको ट्रांसफर कर दे, और ये क्या होगा, हो सकता है ये यहीं रुक जाए m1, ये v1 इक्वल टू क्या होगा, 0, और ये पूरी एनर्जी ये ट्रांसफर करके इसको दे दे, और ये m1 v1 v2 ये इधर की तरफ चल देगा, ये यहाँ पे रेस्ट में रह जाएगा पहली बॉडी, और दूसरी बॉडी आगे की तरफ निकल जाएगी। या और क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों क्या करे, मूव करे, जो दोनों मूवमेंट वाला अभी हमने केस पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो कॉलिजन होने के बाद जरूरी नहीं कि इसी टाइप का केस बने, बहुत सारे टाइप के केसेस बनते हैं। ठीक है, ये तो डायरेक्ट कॉलिजन अगर हम करेंगे तो डायरेक्ट हेड ऑन कॉलिजन समझते हो, हेड ऑन कॉलिजन में क्या होगा, डायरेक्ट कॉलिजन हुआ। ऑब्लिक कॉलिजन का मतलब हुआ कि तितर बितर हो गया, छितर गया, इधर कोई इधर गया, कोई उधर गया। जैसे स्ट्राइकर से हम जब क्या करते, गोटियों पर स्ट्राइक करते थे, क्या होता है, कुछ गोटियां इधर जाती, कुछ गोटियां इधर जाती है। वही अगर हम क्या करते हैं, हेड ऑन डायरेक्ट कॉलिजन करते, जैसे मान लो कि स्ट्राइकर यहाँ पर रखी है, और यहाँ वो गोटी है, और यहाँ सामने क्या है, तुम्हारा होल है, उसमें हमें देना है, तो हेड ऑन कॉलिजन करोगे तभी तो उसमें जाएगा। अगर ऑब्लिक कॉलिजन करा दिया तो जाएगा क्या, उसमें नहीं जाएगा, या तो वो इधर जाएगा या इधर जाएगा। ऑब्लिक कॉलिजन तो हमें पढ़ना है सिर्फ हेड ऑन कॉलिजन, मतलब डायरेक्ट कॉलिजन ही पढ़ना है, हमें ऑब्लिक कॉलिजन नहीं पढ़ने हैं, हमें ये वाला नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ डायरेक्ट कॉलिजन। तो डायरेक्ट कॉलिजन में दो दो केस बन सकते हैं। या तो क्या होगा, अगर हमने हिट किया, अच्छा कंचा खेले हो, कोई खेले हो कभी, तुम लोगों ने देखा होगा कंचा खेलते हुए, अगर हमने इस तरह से कंचा मारा, तो जो सामने वाली कंचा होती है उस पे ये जाने के बाद, लगने के बाद, कभी कभी जो जिससे हमने मारा होता है वो वहीं पर रुक जाती है, और उसकी पूरी वेलोसिटी लेके वो अगली वाली कंचा जो है वो आगे की तरफ चली जाती है। कभी ऐसा हुआ खेलते हुए? हुआ ना? तो वो क्या है, हेड ऑन कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन है। पूरा मोमेंटम क्या हो गया, वहां पर ट्रांसफर हो गया, उसका पूरा काइनेटिक एनर्जी जो पहली बॉडी की थी वो दूसरी बॉडी को चली गई, और अपना काइनेटिक एनर्जी लेके वो चली गई, भाग गई वहां से। ठीक है, तो उसी टाइप की हम बात करेंगे अभी। तो ये दो टाइप के कॉलिजन है, ये ज़्यादा तुमको लिखना ज़रूरी नहीं है, लिख भी लो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसकी, इलास्टिक और इन इलास्टिक कॉलिजन की। बात नहीं, इलास्टिक कॉलिजन, एंड इलास्टिक कॉलिजन इज वन where there is no net loss in kinetic energy। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम की कोई लॉस नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं होती। हम सीधा क्या मानते हैं कि भाई एक बॉडी आई, दूसरी बॉडी को अपनी एनर्जी दे दी और वो चली गई। या फिर क्या हुआ कि जो पहली बॉडी थी दूसरी बॉडी से कॉलिजन की, और यहाँ पर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं हुआ, ना ही क्या हुआ, उसकी काइनेटिक, ना ही हीट एनर्जी निकली, ना ही साउंड एनर्जी निकली, बस ये आया, हिट किया और एनर्जी लेके चल दिया। यहाँ पर कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ओए उठ जा, मिठाई आ रहा है, एनर्जी पहले से लॉस हो गया तुम्हारा। हाँ, तो यहाँ पर एनर्जी लॉस नहीं होता है, तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए। हम मिठाई के दम पे आराम से जिंदा रहे। तो क्या होगा यहाँ पर, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम ड्यू टू द कॉलिजन। एग्जाम्पल,
व्हेन अ बॉल एट अ बिलियर्ड्स टेबल हिट अनदर बॉल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कॉलिजन। जब क्या होता है, बिलियर्ड्स कभी देखे हो, कोई खेला भी होगा बिलियर्ड्स, उसमें क्या करते हैं ना, इस तरह से बॉल को हिट करा जाता है। तो हम जो सामने वाले बॉल को हिट करते हैं, उसके सामने वाली जो बॉल होती है उसको एम करके हिट करते हैं। तो हमने इस बॉल को मारा, तो इस बॉल को मारा तो वो क्या करता है, जितना उसका मोमेंटम होता है या काइनेटिक एनर्जी होता है, वो क्या करता है, अगले वाले बॉल को ट्रांसफर कर देता है। ये बॉल यहीं रुक जाती है इसके पोजीशन पे, और वो अगली वाली बॉल आगे निकल जाती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर है। जैसे देखो, पहले ये फुटबॉल है, ये पहला फुटबॉल है, ये दूसरा फुटबॉल है। इस फुटबॉल को हमने क्या किया, मोमेंटम दिया m×v, इसका मास m है, और इसको v वेलोसिटी से इधर की तरफ भेजा। और ये बॉल रुकी हुई है, ये बॉल रुकी हुई, इसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि बॉल रुकी है, वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मोमेंटम हो गया जीरो। और जब कॉलिजन हुआ, कॉलिजन होने के बाद ये वाली जो पहली वाली बॉल थी, ये आ गई रेस्ट में। तो क्या हुआ, तो इसने जितना मोमेंटम पहले रखा हुआ, कैरी किया हुआ था, वो पूरा का पूरा मोमेंटम ये सेकेंड वाली बॉल पे लगा दिया। तो ये पूरा मोमेंटम m×v लेके क्या होगा, आगे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, पूरा मोमेंटम क्या करेगा, ये आगे लेके निकल जाएगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ क्या, नहीं होता है, बिल्कुल भी यहाँ पर लॉस नहीं होगा, बशर्ते दोनों का मास सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों का मास सेम है तो वहां पर क्या होगा, इलास्टिक कॉलिजन होगा। तो यहाँ पर नो नेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, और मोमेंटम भी यहाँ पर कंजर्व होगा, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों सिस्टम क्या होगा, सेम रहेगा। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, सेम रहने वाला है। तो इसको नोट करो पहले। ओए, इसको नोट करो। और ये भी बना सकते हो, ये बनाओगे, उस तरह से नहीं बना पाओगे तो सीधा बना लेना। ये एक बॉल, छोटा बॉल, ये बॉल m है, दूसरा बॉल, यहाँ वैसे जगह नहीं है। एक काम करना है ना, इसी तरह ये बना लेना, इसका क्या करोगे, मास लिख लोगे m, ये v वेलोसिटी से जाएगा, और उसके बाद इसका भी मास क्या है, ये भी m मास का है, और इसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इसका वेलोसिटी क्या है, v इक्वल टू जीरो है। और उसके बाद एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, ठीक है, ये बना लेना। और उसके बाद बिफोर आफ्टर कॉलिजन जब बनाओगे, आफ्टर कॉलिजन के टाइम पे इस टाइम का बना लेना। इस वाले को, वाइट वाले को क्या करोगे, यहाँ पर इसका मोमेंटम p या तो जीरो लिख देना, और यहाँ पे लिख सकते हो p=0। ठीक, उसके बाद जो रेड वाली बॉल है उसको इस तरह से बना देना, और इसको दिखा देना p=m×v। क्या दिक्कत, वो बताएगी या मैं बताऊं। फोटो, फोटो बनाओ। बिना फोटो के समझोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, 2 दिन के बाद तुम्हें ही। फोटो बनाओगे तो समझ में आएगा। पहले क्या करोगे, 2 फोटो इस तरह से बिफोर कॉलिजन बनाओगे, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन बनाओगे, ठीक है, और ये आफ्टर कॉलिजन बना लेना। और इसका मोमेंटम क्या करोगे, जीरो लिखोगे, v की जीरो है तो मोमेंटम जीरो, मतलब ये रेस्ट में है। हो गया।
हेलो 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 हेलो। हम्म। हाँ रुक जाता हूँ। क्या हुआ? हाँ, पहले ये बनाओ, बिफोर कॉलिजन। दो बॉडी है, दो मासेस है। फोटो में बना दूँ क्या अलग से? ये वाला सिस्टम लिख लिए हो? हाँ, फोटो में दिक्कत है, मैं फोटो फिर से बना देता हूँ। ठीक है, फोटो में बना देता हूँ। देखो, दो सिस्टम है, दो बॉल का एक सिस्टम है। एक बॉल ये रहा और एक बॉल ये रहा। दोनों का मास क्या लेना है? सेम लेना है। और ये क्या है? यहाँ पर ये मास क्या है? एम है। ठीक, ये इधर जा रहा था वी वेलोसिटी से, ये वी वेलोसिटी से जा रहा था। और इसका जो वेलोसिटी है v इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, तो इसका p इक्वल टू क्या होगा? ज़ीरो। और इसका p क्या होगा? m इंटू वी होगा। और यहाँ पर क्या हुआ भाई? कॉलिजन हुआ। कॉलिजन कैसे दिखाओगे? कॉलिजन दिखाओगे इस तरह से, कॉलिजन हुआ, इस तरह से कॉलिजन हो गया इसका। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर ये जो पहली बॉडी थी, ये फर्स्ट बॉडी जो है वो क्या हो गया? ये रेस्ट में गया। इसकी, इसका जो मोमेंटम है वो जीरो हो गया। इसका v हो गया यहाँ पर जीरो। और ये पूरा का पूरा मोमेंटम किसको ट्रांसफर किया है? इस वाले मास को। तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी, क्योंकि ये v से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो जो इसकी वेलोसिटी थी, पहली बॉडी की जो वेलोसिटी थी, उसने उसको दे दिया, तो उसका मोमेंटम हो गया m इंटू वी। तो पहले वाली की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m वी स्क्वायर। और दूसरे वाले की जीरो है, और उधर से फिर दूसरे वाले का आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा? हाफ m वी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से बना लो। फोर्स, हाँ वो दे सकते हो, नहीं दोगे तो तुम्हें पता है कि वो क्या है, बट वो दोगे तो बहुत अच्छा है। बना लिए हो गया। चले आगे। अब इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है? इन इलास्टिक कॉलिजन में यहाँ पर क्या होता है? थोड़ी सी एनर्जी की लॉस होती है, डिस्टॉर्शन होता है, हीट एनर्जी निकलती है, साउंड एनर्जी निकलती है, जिससे इसका जो काइनेटिक एनर्जी है कंजर्व नहीं रह पाता, कांस्टेंट नहीं रह पाता है। एनर्जी इसकी जो है मतलब क्या, अलग मतलब अलग अलग जो टाइप से निकल जाता है। हीट एनर्जी के रूप में निकल जाता है, साउंड एनर्जी के रूप में निकल जाता है। तो इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम नहीं रह पाता है। ये कंजर्व नहीं होता, कांस्टेंट नहीं रहता इन इलास्टिक कॉलिजन में। जैसे देखो, एन इन इलास्टिक कॉलिजन इज अ टाइप ऑफ कॉलिजन वेयर दिस इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। द लॉस काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू द थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड मटेरियल डिफॉर्मेशन। तो इस टाइप से क्या होता है? इनलास्टिक कॉलिजन होता है। जैसे देखो, ये इधर U1 V1 से जा रहा था, और ये V2, दोनों सामने से टक्कर हुआ। टक्कर होने के बाद ये इधर चला गया और ये बैकवर्ड चला जाएगा। बैकवर्ड जाने और ये गया, तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों की एनर्जी में लॉस हो जाती है। ठीक है, तो इसको लिख लो, इसमें ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, इसको खाली बना लो। और ये फोटो बनाने के लिए जैसे बनाना होगा बना लेना। ये है आफ्टर, ये बिफोर कॉलिजन है, बिफोर कॉलिजन।
या ड्यूरिंग कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम की लॉस होती है, और लॉस जाता किस फॉर्म में है? डिफॉर्मेशन में जाता है, साउंड एनर्जी में जाता है, हीट निकलती है, उसमें इसका काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। पहले पढ़ लो, उसके बाद खाना। सिर्फ खाने पे ध्यान दोगे ना तो पढ़ाई शरीर में नहीं लगता है। इधर कॉमा नहीं, एक काम करो ना, ये कॉमा दे दिया, एक काम करो, इसको U1 लिख लो। इनिशियल वेलोसिटी U1, इनिशियल वेलोसिटी U2, गैस दे दिया है ना। ये ये हो जाएगा तुम्हारा V1। इसको V1 लिख लेना और इसको V2 लिख लेना। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा U1, U2, V1, V2। हो गया? चले आगे। हाँ, फिगर बना रहे हो? तुम टाइम को मत देखो। अरे भाई रुक जाओ, मिठाई के लिए कितना परेशान करोगे तुम। एक लास्ट जो है तुम्हारा अच्छा सा टॉपिक है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, उसको देख लो। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। कभी गन चलाते हुए किसी को देखा है? मूवीज तो बहुत सारी देखी होगी तुमने, और सामने से भी किसी को देखा होगा गन चलाते हुए। बड़ी वाली जो मशीन गन्स होती है उसको हमेशा स्टैंड करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है, करना पड़ता है टाइटली। जैसे यहाँ पर इसको होल्ड करते हैं टाइटली, तब जाके चलाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं पता है? न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स जो बुलेट है इस पे लगाता है ना, गन पे, गन भी क्या करता है? बुलेट पे लगाता है, ऐसा पता है?
तो पहले जैसे क्या होता है, गन यहाँ से फायर होता है तो गन क्या करता है, बुलेट पर फोर्स लगाता है, तो बुलेट भी क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा गन पे, तो गन क्या करेगा, हम पे लगाएगा इधर की तरफ, तो हम ऐसे हो जाएंगे, या हो सकता है इतना जोर से लगेगा कि हम गिर जाएं, हाँ हमारा कुछ हो जाए, नुकसान हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ लगाने के बाद क्या होता है, और इसको होल्ड करते हैं टाइटली। अब ये नहीं कि यहाँ तो हम लगा लिए हैं, सटा लिए हैं, लेकिन इसको टाइटली होल्ड नहीं किए, फिर भी क्या होगा, सीधा मुड़ जाएगा, कमर की बैंड बच जाएगी। तो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं यहाँ पर टाइटली। या फिर शॉर्ट गन होती है, शॉर्ट गन के लिए भी क्या करते हैं, इस तरह से हाथ को टाइटली होल्ड करते हैं। अगर टाइटली होल्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे रिक्वायल वेलोसिटी देगा इधर की तरफ, क्या होगा, हमारा हाथ, या फिर हो सकता है ये यहाँ जो फंसा के रखते हैं ये सब भी फट जाए, या उंगलियां टूट जाए, हाथ टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए। इसीलिए हम हमेशा होल्ड करते हैं। तो वो जो गन जिस वेलोसिटी से हमारी तरफ फोर्स लगाता है वही वेलोसिटी निकालना है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन कहते हैं। ठीक है, तो हम रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन निकालते हैं कि किस तरह से निकलेगा। तो पहले, सबसे पहले हम एक गन बनाते हैं। म- मैं एक बहुत ही बेकार आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बनाऊंगा बहुत बढ़िया गन। उल्टा बन गया, मुझे भी लग रहा था उल्टा, इसको इधर से इधर होना चाहिए। अब ठीक है ना। ये अब यहाँ उस पर ज्यादा फोकस नहीं करो, जो काम का चीज है उस पर फोकस करो। यहाँ पर हम मान लेते हैं भाई, मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ बुलेट, इसको मानते हैं भाई एम बी, मास ऑफ बुलेट एम बी, मास ऑफ गन, मास ऑफ गन क्या, एम जी, एम जी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बी, बी, सामने की तरफ वेलोसिटी होगी बुलेट की वी, बी, और जो इधर की तरफ गन पे वेलोसिटी लगेगी या फोर्स के कारण से इधर की तरफ जो वो वेलोसिटी इसको मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे भाई, वी, या इसी को हम क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। ये क्या है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, यहां से हमें निकालना है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। अगर हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं तो हमें रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन मिल जाएगा। अब कैसे लगाएंगे, सिचुएशन क्या है, कैसे सोचना है, वो चीज़ें पहले सोचो। जब हमने इसमें ये मान लो कि क्या है, गन है, गन में हमने बुलेट डाल के रखी है, तो जब हमने गन फायर नहीं किया है, गन हमने जब फायर नहीं किया तो उस टाइम पर इसका मोमेंटम बताओ, पूरे सिस्टम का मोमेंटम बताओ क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी वेलोसिटी नहीं है, ना गन की है ना बुलेट की है, तो सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, जीरो। और जब हमने फायर किया, फायर करने के बाद इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, जब हमने फायर किया तो गन की मोमेंटम होगी और बुलेट की भी मोमेंटम होगी। ठीक है, तो हम वही यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के बाद हम क्या निकालेंगे यहाँ से, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, अप्लाइंग, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो अब बताओ इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, बताओ क्या होगा, हैं,
सिस्टम। बताओ क्या होगा, पी आई क्या होगा, एम जी इंटू जीरो प्लस एम बी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। हाँ, ओए, उसके बाद फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या मिल जाएगा तुम्हें, पी एफ इक्वल टू क्या होगा बताओ, पी एफ, पी एफ क्या होगा, एम ऑफ मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, ये मिलेगा। ठीक है। और जब हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, और दोनों बराबर रहता है, तो हम दोनों को बराबर कर लेंगे। तो क्या होगा, पी आई इक्वल टू पी एफ करेंगे, तो पी आई क्या है, जीरो इक्वल टू एम बी इंटू वी बी प्लस एम एम जी इंटू वी जी, इम्प्लाई दैट, अब हमें निकालना क्या है, वी जी निकालना है ना, वी जी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एम जी वी जी इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ एम बी इंटू वी बी, ये हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से निकाल लेंगे वी जी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ एम बी इंटू वी बी डिवाइडेड बाय एम जी, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वी जी इक्वल टू, वी जी इक्वल टू, वी जी इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस ऑफ, माइनस ऑफ एम बी बाय एम जी इंटू वी बी, ये इस तरह से तुम इसका लिख सकते हो, मतलब मास ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, या फिर ये भी लिख सकते हो एम बी इंटू वी बी क्या होगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन, ये भी लिख सकते हो। तुम अपने मन से कुछ भी कह सकते हो कि वेल, ये जो है एम बी इंटू वी बी क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गन, या फिर क्या कह सकते हो, मास ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो जिस तरह से तुम्हें याद करना, जिस तरह से तुम्हें कंफर्टेबल फील हो, उस तरह से तुम याद कर लेना। यही है वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी, यही है वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी, इसको नोट कर लो सब अच्छे से। हैं, उसीलिए बुलावा आया था, पहले इसको लिख लो तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। रुक जाओ,
हो गया जी। हाँ, अगले दिन इसका सारा क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो तुम से जो बन पाएगा इसका सारा क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, बैठे रहो थोड़ी देर, उसके बाद जाना।